हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं। तो स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल राकेश सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स कल हमने लूसेंट का पहला चैप्टर पढ़े थे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि लूसेंट स्टार्टिंग से शुरू किए हैं। आप लोग ज़रूर इसको पढ़िए, ठीक है। आप लोग इसको पढ़कर कोई भी एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं, क्योंकि लूसेंट से 60% के प्रश्न इसमें से पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स कल हमने आप लोग के पढ़ाया था, इसमें से इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें जाने थे हम लोग भारत का इतिहास जाने थे, प्राचीन भारत के बारे में जाने थे, एवं वेद चार प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अध्ययन किए थे। तो इसको फ्रेंड्स कल पढ़ लिए थे। अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको अगला चैप्टर पढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगला है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी कि विदेशी यात्री से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यानी कि कल यहाँ तक पढ़ दिए थे, कल यहाँ तक हमने पढ़ दिया था, सब आप लोगों को समझाए भी बताए भी, और जो इम्पोर्टेंट कुछ जानकारी मिला इसमें से आपको बोले कि हाईलाइटेड कर लीजिए, ठीक है। जैसे में कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है, इसके बारे में सब बतलाए थे, ठीक है। तो चलिए विदेशी यात्री से मिलने वाली प्रमुख जानकारी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बने रहें। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बने रहें आप लोग। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। पहला यूनानी रोमन लेखक, यानी कि यूनानी रोमन लेखक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स विदेशी यात्री यानी कि भारत में कौन कौन आए थे उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर जानकारी दिया गया है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा और गहरा से गहरा अध्ययन कीजिएगा, इसको थोड़ा माइंड से, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला है जो आए थे विदेशी यात्री टीसीएस जो आए थे, इनके बारे में जानेंगे। टीसीएस जो आए थे विदेशी यात्रियों से जो भारत में आए थे, इनके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स यह ईरान का राजवैद्य था, यह ईरान का कौन थे, राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। तो फ्रेंड्स टीसीएस जो थे यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण जो है फ्रेंड्स आश्चर्य कहानियों के से परिपूर्ण है। यानी कि टीसीएस जो है इनका कहानी जो है आश्चर्यजनक है, यानी कि विचित्र है, जो इनके बारे में बतलाया गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग इनके बारे में जानिए कि टीसीएस जो है यह ईरान के रहने वाले थे, यानी कि ईरान में क्या थे, राजवैद्य थे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा नंबर, हेरोडोटस। आप लोग को भली भांति आप लोग जानते हैं इनके बारे में, हेरोडोटस के बारे में। तो फ्रेंड्स इसे इतिहास का पिता कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसके हेरोडोटस जी को इसे इतिहास का पिता भी कहते हैं, ठीक है, इतिहास का पिता कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यही इम्पोर्टेंट होता है। आप जब लूसेंट पढ़ रहे होंगे तो कुछ आप लोग इसमें सारा डिफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। यानी कि हेरोडोटस थे जो इतिहास का पिता कहते हैं, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव बन गया, ठीक है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, यानी कि इनका पुस्तक कौन है, हिस्टोरिका, ठीक है, में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। यानी कि हिस्टोरिका जो है इनका बुक है हेरोडोटस का, जो इतिहास का पिता है, वो ने कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के संबंध में क्या किए हैं, वर्णन किए हैं, ठीक है। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। यानी कि जो ये बुक लिखे हैं, इनका पुस्तक है
कुछ इसमें अफवाहें भी बतलाया गया है। ठीक है, इस बुक में आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा गया है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग जान गए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 3 नंबर पॉइंट जानेंगे, तीसरा पॉइंट जानेंगे। तो फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्राटस तथा अस्टियोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। तो फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट जो है कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखक भी थे, कौन कौन थे फ्रेंड्स पूछता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि निरियाकस थे, अनिस्टिकस थे, अस्टियोबुलस थे। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 3 गो हैं जो सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे जो कि विदेशी थे। ठीक है, नेक्स्ट है 4 पॉइंट सर। ठीक है, 4 पॉइंट मेगास्थनीज। आप लोग भली भांति इनके बारे में जानते होंगे। तो चलिए इनके बारे में अध्ययन करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो मेगास्थनीज जो थे फ्रेंड्स, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे। पूछता है फ्रेंड्स कि मेगास्थनीज जो हैं किसके राजदूत थे, यानी कि यह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यानी कि जो मेगास्थनीज था फ्रेंड्स, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगनी समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो फ्रेंड्स मेगास्थनीज के पढ़ने के बाद हमको पता चलता है कि यह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब फ्रेंड्स इसका मेगास्थनीज का एक बुक है जो इंडिका, इसमें मौर्य युगनी समाज के संस्कृति के विषय में लिखा गया है। इंडिका बुक में पूछता है फ्रेंड्स कि इंडिका बुक किससे रिलेटेड है, यानी कि मौर्य युगनी समाज और संस्कृति के विषय में उसमें बतलाया गया है। तो ठीक है, तो आप यहाँ पर 3 गो ऑब्जेक्टिव बन सकता है, यानी कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत कौन थे, मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इनका एक बुक है इंडिका। इतना इनके बारे में आप लोग जान जाइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो भी ऑब्जेक्टिव बन रहा है आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हाईलाइट कर सकते हैं। चलिए 5 नंबर पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, 5 नंबर है डाइमेकस, जो कि विदेशी यात्री था। तो चलिए डाइमेकस के बारे में जानते हैं। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। पूछता है फ्रेंड्स कि डाइमेकस था जो सीरियन नरेश यानी कि अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। ये भी पूछता है, यानी कि कन्फ्यूजन नहीं होना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, मेगास्थनीज आया था, और बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, डाइमेकस आया था। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका विवरण भी मौर्य युगनी से संबंधित है, यानी कि जैसे इंडिका का संबंध किससे है, मौर्य युगनी से, इसका भी किससे है, मौर्य युग से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर पॉइंट पे जाते हैं। 6 नंबर पॉइंट पे जाते हैं। आप लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव बन रहा है आप लोग उसको अलग से कॉपी पर लिखें। ठीक है, कॉपी पर जितने भी बन रहा है फ्रेंड्स कि मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था, आप लोग बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, आप लोग बना सकते हैं। आप फ्रेंड्स ये भी लिख सकते हैं कि इंडिका जो बुक है मेगास्थनीज का लिखा हुआ था। ठीक है, आप लोग इसके बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 6 नंबर डायनोसियस है जो, इनके बारे में जानेंगे। यह मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। यानी कि डायनोसियस जो था यह मिस्र की, मानी कि मिस्र की राजधानी कहाँ होता है, काहिरा है। ठीक है, यह नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। आप लोग इसको ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं, जो अशोक के राज दरबार में आया था। फ्रेंड्स जो भी मतलब कि राज दरबार से जो रिलेटेड पूछ रहा है, जैसे पूछ रहा है, तो आप लोग जरूर याद कीजिए। अशोक के दरबार में कौन आया था, डायनोसियस। बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, डाइमेकस। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, तो मेगास्थनीज। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाकर अलग से कॉपी पर जरूर लिखिए। ठीक है, तो अशोक के राज दरबार में कौन आया था, डायनोसियस। ठीक है, इसके बारे में आप
जरूर ऑब्जेक्टिव बनाकर अपने कॉपी पर लिख लीजिए ताकि बाद में रिवीजन करने में आसानी रहेगा। ठीक है, 7 नंबर पर चलते हैं फ्रेंड्स। टोलमी। टोलमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। फ्रेंड्स ये भी ऑब्जेक्टिव बन गया, यानी कि भारत का भूगोल कौन लिखा था? भारत का भूगोल टोलमी। ठीक है, और ये भी पूछता है फ्रेंड्स कि कौन शताब्दी में, यानी कि दूसरी शताब्दी में। आप लोग इसको हाईलाइट कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। ठीक है, 8 नंबर पॉइंट है प्लिनी। फ्रेंड्स इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री, यानी कि प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। यानी कि प्लिनी था जो फ्रेंड्स नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि बारे में विवरण मिलता है। यानी कि जो फ्रेंड्स नेचुरल हिस्ट्री है जो इसके बारे में, यानी कि पशुओं के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, खनिज पदार्थों के बारे में विवरण मिलता है। ठीक है, तो किसका बुक है ये? प्लिनी के बुक है। ठीक है, आप लोग इसको बारे में नोट में लिख सकते हैं। 9 नंबर पर चलते हैं। 9 नंबर है फ्रेंड्स पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। तो फ्रेंड्स इनके बारे में जानेंगे जो कि विदेशी यात्री, यानी कि जितने भी ये लोग हैं ये सब विदेशी यात्री हैं जो कि भारत आए हुए थे। ठीक है, तो पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। फ्रेंड्स इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिली है। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिली है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। यानी कि फ्रेंड्स इनके बारे में जो पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियंस बुक है जो इसके लेखक के बारे में नहीं पता चला है। ठीक है, ये बुक है। ठीक है, ये बुक है मगर लिख के चला गया है, पता नहीं चल रहा है कि कौन लिखा है। लिखा है यहाँ पर देख लें, आप लोग देख रहे होंगे कि इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यानी कि पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी है जो ये बुक है, इस पुस्तक के लेखक के बारे में पता नहीं चला है। बट यह लेखक करीब 80 ईस्वी में आया था। आप सोच लीजिए यानी कि कितना महत्वपूर्ण ये है पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी बुक। ठीक है, यह लेखक करीब 80 ईस्वी में आया था जो कि हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। यानी कि हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि चीनी लेखक, यानी कि जो कि चाइना से आए हुए थे, यानी कि चीनी लेखक। पहला नंबर है फाहियान। बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसको बारे में आप लोग जरूर अध्ययन कीजिएगा अच्छा से, इसके बारे में सुनिएगा। यानी कि फाहियान है जो फ्रेंड्स यह चीनी यात्री यानी कि गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। बहुत ही यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, आप लोग ऑब्जेक्टिव कॉपी पर लिखते चलिएगा यहाँ पर। यानी कि फाहियान जो है फ्रेंड्स यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है कि इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। यानी कि कहने का अर्थ है फ्रेंड्स, यानी कि इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज यानी कि सोसाइटी, वहाँ की सोसाइटी और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। फ्रेंड्स पूछा जाता है प्रश्न कि कौन ऐसा चीनी लेखक है जो कि मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? वो था फाहियान। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स यूनानी रोमन लेखक और चीनी लेखक। ठीक है, चीनी लेखक के बारे में और जानेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, 2 नंबर पर दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, चीनी लेखक हो गया, यानी कि फाहियान के बारे में आप लोग को पता चल गया। यानी कि यात्री था जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने विवरण में मध्य प्रदेश समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। ठीक है, कौन था? फाहियान था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर थोड़ा सा मुड़ने में दिक्कत हो रहा है ना, मुड़ने में दिक्कत हो रहा है, बट आप लोग जरूर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए ऐसे करके हम पढ़ा दे रहे हैं आप लोगों को, है ना, कैमरा में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स 2 नंबर है संयुगन। फ्रेंड्स यह है जो 518 ईस्वी में भारत आया था।
यानी कि संयुगन है जो यह 518 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित की है। बहुत ही अच्छा जानकारी दे रहे हैं। यानी कि संयुगन थे जो फ्रेंड्स, यह 518 ईस्वी में भारत आए। ठीक है, इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में यानी कि बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित की, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में इन्होंने जानकारी लिया, यानी कि 518 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, चलिए संयुगन के बारे में पता चल गया। ठीक है, इनके बारे में जान गए क्या क्या बतलाया गया है। चलिए हेनसोंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे हेनसोंग के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। पूछता है कि हर्षवर्धन हेनसोंग जो है किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया, देखिए यहाँ पर कि हेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। ठीक है, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। ठीक है, उस समय का कोई राज्य होगा, कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहर कर, यानी कि सोचिए कि यानी कि हेनसोंग जब आया था, यानी कि 629 ईस्वी में आया और 15 वर्ष रहा। ठीक है, भारत में कितने वर्ष रहा? 15 वर्ष रहा। ठीक है, और 645 ईस्वी में चीन लौट गया, यानी कि 645 यानी कि 629 में आया और 645 में वो चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। तो फ्रेंड्स, इसका जो वास्तविक काम था वो अपना पूरा कर लिया। तो देखिए यहाँ पर किस लिए आया था, किस लिए 15 वर्ष भारत में ठहरा। तो देखिए यहाँ पर किस लिए ठहरा था, यानी कि 15 वर्ष इसलिए ठहरा था फ्रेंड्स कि वह बिहार में नालंदा जिला यानी कि स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, यानी कि वहाँ पर पढ़ा कुछ। ठीक है, इसके बाद भारत से बौद्ध ग्रंथों के बारे में जानकारी लिया। ठीक है, एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CUकी नाम से प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। इसका भ्रमण वृत्तांत यानी कि CUकी नाम से प्रसिद्ध है। इसको ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है, यानी कि CUकी नाम से प्रसिद्ध, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षवर्धन कालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ठीक है, इसमें बताया क्या है कि इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। आप लोग इसके बारे में जरूर जानिए। ठीक है, बहुत हेनसोंग। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को जरूर पता चल गया होगा कि हेनसोंग था जो 629 ईस्वी में आया, भारत में प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष के यात्रा के बाद उन्होंने कपिस राज्य में, यानी कि उस समय का भारत में कुछ राज्य था कपिस नाम का, तो भारत में 15 वर्ष तक ठहरा। आप लोग का सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये मिल गया। और 645 ईस्वी में वो चल गया कहाँ? चीन लौट गया। और फ्रेंड्स, इसके बारे में हेनसोंग जो है बिहार में नालंदा जिला में नालंदा विश्वविद्यालय से अध्ययन करने का तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने का काम किया। ठीक है, इनके बारे में आप जान गए, यानी कि 629 में आया, 645 में चल गया। ये भी पूछता है फ्रेंड्स, कोई प्रश्न में पूछा जाता है कि भारत में हेनसोंग कितने वर्ष तक ठहरा था, यानी कि 15 वर्ष तक ठहरा था। चलिए नोट में देखते हैं। ठीक है, नोट में है फ्रेंड्स कि हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। बहुत ही जबरदस्त ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है फ्रेंड्स कि पूछ देगा फ्रेंड्स कि हेनसोंग के अध्ययन के समय, पूछता है फ्रेंड्स कि हेनसोंग जब भारत आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन जब किया तो उस समय का विश्वविद्यालय का कुलपति कौन थे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आचार्य शिलभद्र थे। ठीक है, आचार्य शिलभद्र थे। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को जरूर पता होगा, और नहीं पता होगा तो आप लोग जान जाइए। ठीक है, 4 नंबर देखिए नोट, इतिसंग यह 7वीं शताब्दी में अंत में भारत आया। फ्रेंड्स, ये पूछता है
कि यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया है। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। यानी कि इतिसंघ जो आया था शताब्दी, पूछता है फ्रेंड्स कि कौन सा शताब्दी में आया था, यानी कि 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने अपने विवरण में, यानी कि जब इसने विवरण दिया तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के में भारत का वर्णन किया। ठीक है, चलिए अब है, देखिए आप लोग जान गए यूनानी रोमन लेखक के बारे में, चीनी लेखक के बारे में। अब जानेंगे सी नंबर अरबी लेखक के बारे में। ठीक है, जो अरब से आया था। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, ठीक है, अरबी लेखक यानी कि अल-बरूनी, बहुत ही फ्रेंड्स ज़बरदस्त है इनका कहानी, तो सुनिए ज़रूर इसका कहानी अल-बरूनी की। अल-बरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूर महत्वपूर्ण है, क्योंकि अल-बरूनी था जो फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त इंसान था। तो सुनिए इसके बारे में कहानी। अल-बरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। पूछता है फ्रेंड्स कि अल-बरूनी था जो, यह किसके साथ भारत आया, तो मोहम्मद गजनवी के साथ। ठीक है, अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद तथा तहकीक ए हिंद भारत की खोज, यानी कि आज भी इतिहासकारों के लिए यह महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों और खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं तथा सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधि यानी कि पूर्तिकाल, कानून, माप यंत्र, विज्ञान आदि विषयों पर आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो फ्रेंड्स जो अल-बरूनी था, इन्होंने बहुत ही भारत में ज़बरदस्त काम किया, ताकि आने वाले दिन में जो भी वैज्ञानिक हैं उनके लिए कुछ खोजना, कुछ किसी चीज़ के बारे में जानना बहुत आसान हो गया। ठीक है, जो इतना अल-बरूनी भारत में आकर काम करके चला गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा काम क्या किया, तो फ्रेंड्स उनका एक बुक था किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। ठीक है, तो जो यहाँ पर 2 बुक है फ्रेंड्स, इस किताब में इतना प्रकाश डाला, यानी कि जो आने वाले युग में वैज्ञानिक जो थे, यानी कि कुछ इस बुक से इतना कुछ मिला, यानी कि कुछ करने का कहा जाता है, यानी कुछ करने का काम आसान कर दिया। ठीक है, जैसे कि कोई मैथ होता है फ्रेंड्स, अगर मैथ कोई ट्रिक पर है, कोई फार्मूला पर है, आप लोग कोई फार्मूला बता दे तो मैथ बनाना आसान हो जाता है। इसी तरह अगर हम लोग को पता नहीं रहता तो हम लोग भार तौल के बारे में जानते, कानून के बारे में जानते, रीति रिवाज के बारे में जानते, धीरे-धीरे यानी कि धीरे-धीरे जानते, मगर समय लगता है। बट जो अल-बरूनी से ज्ञान मिला हम लोग को किताब उल हिंद यानी कि तहकीक ए हिंद से, यानी कि भारत की खोज में यह सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाए हैं। ठीक है, अल-बरूनी। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, साफ नज़र से आप देख सकते हैं। यानी कि विस्तृत ग्रंथ जो धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल, एक बार पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाओं, समाज, भार तौल, मापन, सोच लीजिए, भार तौल, मापन विधियाँ, पूर्तिकाल, कानून, माप तंत्र, विज्ञान आदि विषयों पर, माने बहुत कुछ पर यह नज़र डाले। ठीक है, सुंदर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अरबी लेखक में 2 लोग हैं, यानी कि अल-बरूनी हैं और इब्न बतूता हैं। तो ध्यान दीजिए, तो अल-बरूनी थे जो फ्रेंड्स, यानी कि महमूद गजनवी के काल में आए थे, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दूसरा, यानी कि इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसमें हिरौला कहा जाता है, यानी कि इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में, यानी किस भाषा में, अरबी भाषा में लिखा गया है इसका यात्रा, यानी कि वृत्तांत, जिसमें हिरौला कहा जाता है। 14वीं ईस्वी शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है।
1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विविधता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी एवं न्यायाधीश का नियुक्त करता है। फ्रेंड्स, इब्न बतूता से हमको यह भी मिलता है, यानी कि अरबी में लिखा गया है, रिहला कहा जाता है वृत्तांत। तो फ्रेंड्स, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में बहुत ही प्रचुर मात्रा में अपना जानकारी दिया फ्रेंड्स। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी और न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिए। यानी कि इब्न बतूता बहुत ही मतलब कि दिमाग से बहुत ही तेज था, जो कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर विषय में बहुत ही रोचक जानकारियाँ दी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स अन्य लेखक, यानी कि तारानाथ मार्को पोलो। तो थोड़ा इनके बारे में जान लीजिए, इनके बारे में जानिए। अन्य लेखक जो हैं तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक है, यानी कि तिब्बती लेखक हैं। कहाँ का है? तिब्बत का है लेखक है। इसने कन्यूर तथा तन्यूर नामक ग्रंथ रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि तारानाथ का जो दो बुक है, ठीक है, कन्गयूर और तंगयूर, ठीक है, 2 ग्रंथ है, बट इसमें क्या पता चलता है? भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है मार्को पोलो। मार्को पोलो फ्रेंड्स, यह 13वीं शताब्दी में अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। ठीक है, मार्को पोलो। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, चलिए पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यानी कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी कौन कौन है? चलिए पहला स्टेप है, यानी कि 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख, यानी कि बेगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता, यानी कि मित्र, वरुण, इंद्र और नसत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। ठीक है, पहला हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण एवं राजदूत, यानी कि हिलोडियोरियस के वेशनगर, यानी कि वेशनगर विदेशी रोड स्तंभ से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख, यानी कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, सर्वप्रथम यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ कि पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, यानी कि शिलालेख से बारे में जानकारी, भारत के बारे में कुछ क्या क्या जानकारी मिला है यहाँ पर दिया गया है। यानी कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख गौरा अभिलेख है। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुड़ आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेखक से प्राप्त होती है, इसको ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख, यानी कि शासक भानुगुप्त से प्राप्त है, आप लोग ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पॉइंट, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में अगला दिन पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा जो प्रागैतिहासिक काल है इसके बारे में कल पढ़ेंगे। चलिए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, रेशम बुनकर की श्रेणी से जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त है, यानी कि रेशम बुनकर कुछ जो भी बनाते हैं फ्रेंड्स, उस किस अभिलेख में लिखा गया है, बतलाया गया है, मंदसौर अभिलेख से प्राप्त है, इसको ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हो। कश्मीरी नव पाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तवास, यानी कि गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इसमें बतलाया गया है, आप लोग ऑब्जेक्टिव इसको बना सकते हैं और लिख सकते हैं। प्राचीनतम सिक्कों की आहत सिक्के कहा जाता है, यानी कि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कसारपण कहा गया है। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव में बना सकते हैं आप लोग। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य एवं शासकों ने किया, तो आप लोग इसको ऑब्जेक्टिव में जरूर लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य एवं शासकों ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है, यानी समुद्रगुप्त की बीड़ा पर बजाती हुई मुद्रा वाली सिक्कों के उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आरिकमेडु पुदुचेरी के निकट, यानी कि से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, आप लोग ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सबसे पहले भारत के संबंध में वर्मा, यानी कि सुवर्ण
भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलयास्वरम द्वीप, कंबोडिया, कम्बोज, जावा एवं द्वीप से स्थापित हुए हैं। ये नोट में बतलाया गया है, आप लोग इसको ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण अभिलेख। ठीक है, महत्वपूर्ण अभिलेख पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अभिलेख हो गया, इधर शासक हो गए। तो फ्रेंड्स हाथी गुफा अभिलेख यानी कि तिथि रहित अभिलेख यानी कि कलिंग राजा खारवेल से मिला है, शासक थे। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख यानी कि रुद्रदामन से मिला है, शासक थे। शासिक अभिलेख गौतमी बल श्री से मिला है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से मिला है। एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय से मिला है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से मिला है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भूज से मिला है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त से मिला है। देवपाड़ा अभिलेख किससे मिला है? बंगाल शासक विजय सेन से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नोट में जो बदलाया गया है यानी कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहा जाता है? इपिग्राफी, यानी कि अभिलेख का अध्ययन किस में होता है? इपिग्राफी में होता है। तो फ्रेंड्स इतना आप लोग को आज बताए, क्योंकि 30-31 मिनट हो गया। ठीक है, और समझाए भी ऐसा तरीका से, तो आप लोग बताइएगा कमेंट कर कैसा लगा वीडियो। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर आइएगा मेरा चैनल पर, और ऐसे सारे टॉपिक हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीक़े से पढ़ाए हैं। आप लोग ज़रूर इसको पढ़िए, क्योंकि आप लोग अगर इस तरीक़ा से पढ़ेंगे तो आप लोग ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरा वादा है, 200% गारंटी, 100% गारंटी नहीं। ठीक है, 200% गारंटी देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाकर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को कल बताएंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, कल जानकारी देंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए ही जय हिंद, जय भारत।